हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 तुलनात्मक शासन और राजनीति का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है विकासशील विश्व में औपनिवेशीकरण और राज्य की भूमिका। ये आपका टॉपिक है पूरा यूनिट नंबर 4 का। तो आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और इससे पहले की जो यूनिट्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं और इसके आगे की जो सारी यूनिट्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आपका यूनिट 4 मैंने नहीं कराया था, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट नंबर 4 को पूरा कवर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि विकासशील विश्व में ये राज्यों की भूमिका क्या है। और देखिए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 की सभी का सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है, क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है विकासशील विश्व में औपनिवेशीकरण और राज्य की भूमिका। तो देखिए जो राज्यों की भूमिका थी विकासशील विश्व में, राज्यों की जो भूमिका थी उनको जानने से पहले, उनको पढ़ने से पहले आपको विउपनिवेशीकरण को समझना होगा, तभी आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। और जब विउपनिवेशीकरण को समझना है तो इससे पहले उपनिवेश को समझना होगा, उपनिवेशीकरण को समझना होगा, तो उसके बाद विउपनिवेशीकरण को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी क्लास है आज की, पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपनिवेश क्या होता है। देखो हमारा भारत भी उपनिवेश रह चुका है अंग्रेज़ों का, हम अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं। हम भारत के लोग, हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल बहुत सस्ती दर पर लेते थे, अपने देश में ले जाकर उससे वस्तुएं बना करके यहाँ की बाज़ारों में लाकर महंगे दामों पर बेचा करते थे, जिससे वो काफ़ी मात्रा में धन कमाते थे। तो जिस तरह देखा जाए कि जो साम्राज्यवादी राज्य थे उन्होंने एशिया के विभिन्न देशों को और अफ्रीका को अपना गुलाम बनाया था, वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। जैसे कि साम्राज्यवादी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, ये सब साम्राज्यवादी राष्ट्र थे जिन्होंने अफ्रीका या फिर एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया था। और हमारा भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश क्या है ये तो आप समझ गए कि जब किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश का शोषण करके उस देश की आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाया जाता है। और ज़्यादातर जो शक्तिशाली देश होते हैं वो अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए उपनिवेशीकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, स्पेन ने किया, हॉलैंड ने किया, पुर्तगालियों ने किया। तो विउपनिवेशीकरण क्या होता है? देखो जब वही उपनिवेश जैसे जैसे फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को ही विउपनिवेशीकरण कहते हैं। जो उपनिवेश होते हैं तो जब ये स्वतंत्र होने की स्थिति में होते हैं तो इनका काफ़ी दोहन हो चुका होता है। जैसे आप हमारे भारत का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारा भारत जो था वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो जब अंग्रेज़ यहाँ भारत को अपना उपनिवेश बना चुके थे तो इसका आर्थिक दोहन करते थे। यहाँ के हर एक मामले में उनका अधिकार था। भारत के कच्चे माल को, प्राकृतिक संसाधनों का वो अपने हितों में प्रयोग करते थे, भारत का आर्थिक दोहन करते थे। तो जब हमारा भारत आज़ाद होने की कगार पर पहुँचा, जब वो उपनिवेश से अब स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, तो वही प्रक्रिया थी विउपनिवेशीकरण की, कि मतलब अब भारत उपनिवेशीकरण से आज़ाद हो रहा है। तो जब आज़ाद हुआ हमारा भारत तो उसका इतना ज़्यादा आर्थिक दोहन किया जा चुका था ब्रिटेन के द्वारा कि भारत अब बहुत ही पिछड़ा राज्य हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। तो जब किसी देश का इतना आर्थिक दोहन कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा, जिसे तृतीय विश्व की संज्ञा दी जाती थी। आगे समझिए, जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड या स्पेन, इन्होंने उपनिवेश राष्ट्रों का आर्थिक दोहन किया और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, अपने हितों में उन संसाधनों का प्रयोग किया। हम भारत के लोग अपने ही देश पर अपना अधिकार नहीं चला सकते थे, अंग्रेज़ चलाते थे। जो वो चाहते थे वही करते थे, भारत के कुछ नहीं कर सकते थे। जिस कारण जब ये उपनिवेश राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे तो काफ़ी पिछड़े हुए थे।
इनकी आर्थिक स्थिति निम्न हो चुकी थी, जीवन स्तर निम्न हो चुका था, प्रौद्योगिकी स्तर था वो निम्न था, तकनीकी के विकास में वो बहुत पीछे था। हमारा भारत भी था और अफ्रीका के भी बहुत सारे देश थे। तो विउपनिवेशीकरण आप समझ गए होंगे कि जब यही उपनिवेश आज़ाद होने लगते हैं तो वो उसी प्रक्रिया को विउपनिवेशीकरण कहते हैं। और जब उपनिवेश आज़ाद होते हैं तो उस टाइम वो बहुत पिछड़े हो चुके होते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा आर्थिक दोहन किया जाता है साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा कि वो बहुत ही पिछड़े हो चुके होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उनका जीवन स्तर बहुत लो और बेकार हो जाता है, अपनी आवश्यकताओं को भी वो पूरा नहीं कर पाते। जो मूलभूत मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, मकान, कपड़ा और रोटी, ये भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। और प्रौद्योगिकी स्तर तो बहुत निम्न हो चुका होता है। तो जब ये उपनिवेश राष्ट्र आज़ाद होते हैं तो इन्हें तृतीय विश्व की संज्ञा दी जाती है। तृतीय विश्व का मतलब होता है अल्प विकसित राष्ट्र। अल्प विकसित राष्ट्र यानी बहुत पिछड़ा। आप लोगों ने सुना है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र। तो विकसित जो बहुत आगे है, उसके बाद विकासशील होता है, उसके बाद अल्प विकसित जो बिल्कुल भी अपनी तरक्की न कर पाए, जो अभी बहुत पिछड़ा है। तो जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस टाइम वो भी अल्प विकसित था, तृतीय विश्व की श्रेणी में वो भी था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना विकास करके विकासशील राष्ट्र तक वो पहुंच चुका है। विउपनिवेशीकरण क्या है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं विकसित, विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों को ये होते क्या हैं और कैसे इन्हें बांटा गया है। देखिए, विकास और प्रगति की दृष्टि से विश्व को 3 स्तरों में बांटा गया है। एक होता है विकसित राष्ट्र, दूसरा होता है विकासशील राष्ट्र, तीसरा होता है अल्प विकसित राष्ट्र। तो हम तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तीनों की विशेषताएं, तीनों के मध्य अंतर भी आप लिख पाएंगे इनको समझने के बाद। ये बात याद रखिएगा कि विकास और प्रगति के आधार पर विश्व को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 स्तरों में बांटा गया है। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र। सबसे पहले हम विकसित राष्ट्र को समझेंगे। विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत ही कम हिस्सा कृषि पर निर्भर होता है। मतलब जनसंख्या का बहुत ही अल्प भाग उनका कृषि पर निर्भर होता है। तकनीकी और उद्योग और व्यवसाय, उद्योग धंधे के क्षेत्र में वो बहुत आगे होते हैं। विकसित राष्ट्रों के यानी विकसित देश के जो लोग होते हैं वो सरकार पर कम निर्भर होते हैं और सभी के पास अपना व्यवसाय होता है और सभी अपना अच्छा जीवन जीते हैं, सभी व्यवसाय में संलग्न होते हैं। उत्पादन लागत यहाँ की कम होती है इन राष्ट्रों की, और जो मुनाफा होता है, पूंजी निर्माण होता है, वो अधिक होता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की इतनी अधिक होती है कि राष्ट्रीय आय भी अधिक होती है। देखो, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तभी राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये विकसित राष्ट्र, विकसित देश बहुत आगे होते हैं। तकनीकी के क्षेत्र में आगे होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे होते हैं, हर एक क्षेत्र में समझिए ये आगे होते हैं। और विकसित राष्ट्र में आज के टाइम में कौन से देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, ये सब जो देश हैं ये सब विकसित देश हैं। जापान, ये सब क्या है, विकसित देश हैं। इन सब देशों का जो जीडीपी होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत अधिक होता है और ये पूरी तरह से विकसित देश होता है। दूसरी कैटेगरी होती है विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्र में आप देखेंगे जैसे हमारा भारत भी विकासशील देश है। भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सब जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। ये जो राष्ट्र होते हैं इनकी जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि कार्यों में निर्भर होता है, डिपेंड होता है। मतलब हमारे भारत में ही देखें, आज भी आधी से अधिक जनसंख्या जो है कृषि में ही निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर है। जबकि विकसित राष्ट्रों में आप देखेंगे कि जनसंख्या तो कम होती ही है लेकिन वो कृषि कार्यों में बहुत कम लगे होते हैं क्योंकि सबके पास अपना व्यवसाय होता है, उद्योग धंधे होते हैं बड़े बड़े। जबकि विकासशील राष्ट्र में जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है और कृषि कार्यों में जो जनसंख्या है वो संलग्न होती है। उद्योग धंधे यहाँ पर कम होते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होती है और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। पूंजी निर्माण भी कम होता है और जो प्राकृतिक साधन होते हैं वो अधिक तो होते हैं मगर उनका दोहन
सही नहीं होता है। इस तरह के राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। देखो, चीन जो था वो भी विकासशील राष्ट्रों में ही आता था, लेकिन अब वो अपने आप को आगे बढ़ा करके विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच चुका है। अब जो विकास और प्रगति के दृष्टि पर विश्व का तीसरा स्तर है वो है अल्प विकसित राष्ट्र। देखो, अल्प विकसित राष्ट्र जो होते हैं ये सबसे पिछड़े हुए देश होते हैं। इन्हें तृतीय विश्व की भी संज्ञा दी जाती है। और जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं इनकी जो औद्योगिक क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी उद्योग धंधे बहुत अल्प मात्रा में यहाँ किए जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन बहुत कम होते हैं इन देशों के अंदर। और जो जनसंख्या होती है बहुत अधिक होती है और अधिकतर जनसंख्या या पूर्णतः जनसंख्या जो होती है वो कृषि पर निर्भर होती है। और जो जनसंख्या होती है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूसरे देशों पर निर्भर होती है। मतलब जो विकसित या विकासशील राष्ट्र होते हैं उन पर ये अल्प विकसित राष्ट्र निर्भर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी अल्प विकसित हैं, जहाँ की जो जनसंख्या है वहाँ अभी भी कृषि पर ही निर्भर हैं और औद्योगिक क्षमता बहुत कम होती है, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़े होते हैं। मतलब ऐसे राष्ट्र होते हैं अल्प विकसित राष्ट्र जो अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर पाए हैं, अपनी तरक्की नहीं कर पाए हैं, बहुत पिछड़े होते हैं, दूसरे ही देशों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं ये। तो आई होप कि आप विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र ये तीनों समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं विकासशील देशों की समस्याएं क्या हैं। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक इसी में है विकासशील देशों की समस्याएं। जो विकासशील देश हैं आखिर उनकी क्या क्या समस्याएं हैं कि वो अपने आप को अभी तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं ले जा पाए। तो देखिए, सबसे पहले इनकी समस्या खड़ी हो जाती है आर्थिक संसाधनों का अभाव। अब जैसा कि जो ये विकासशील राष्ट्र थे ये कभी ना कभी उपनिवेश थे, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के ये उपनिवेश रह चुके, तो इसलिए इनके जो आर्थिक संसाधन थे, इनके जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका अभाव होता है इनके पास, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा आर्थिक दोहन किया गया साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा कि इनका जो आर्थिक संसाधन है उनका अभाव होता है। तो सबसे पहली समस्या इन देशों की यही होती है। अब दूसरी इनकी समस्या है राजनीतिक कुशलता का अभाव होता है। देखो, उपनिवेशी राष्ट्र के पास राजनीतिक कुशलता नहीं होती। यहाँ के जो नेता होते हैं इनमें कार्य क्षमता, योग्यता और नेतृत्व की कमी होती है। आपने देखा कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर 1600 ईस्वी में आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना। मगर यहाँ आने के बाद भारत की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए उनका उद्देश्य बदल गया। अब उनका उद्देश्य हो गया भारत पर शासन करना, कि हम भारत पर शासन करके रहेंगे। और उन्होंने किया, कई सालों उन्होंने भारत पर शासन किया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया, भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो नेता हैं उनमें कार्य क्षमता, योग्यता और नेतृत्व की कमी है, जिसका उन्होंने लाभ उठाया और भारत को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन फाइनली हम 1947 में आज़ाद हुए, हमारा संविधान बना और हम अल्प विकसित से विकासशील राष्ट्र तक पहुँचे हैं। भारत ने अपना बहुत तेज़ी से विकास किया, तकनीकी प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में भारत ने अपना विकास किया है। तो जिस कारण क्या होता है, जब राजनीतिक कुशलता का अभाव देखता है कोई भी साम्राज्यवादी राष्ट्र, तो उसकी लालच हो जाती है उस राष्ट्र पर कब्जा करने की, उसे अपना उपनिवेश बनाने की, जैसा ब्रिटेन ने भी किया भारत के साथ। तो विकासशील देशों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तीसरी समस्या होती है सामाजिक विषमता। आप देखेंगे जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनकी जनसंख्या अधिक होती है और यहाँ पर जाति पाति, धर्म, वेद, क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। समाज में उच्च निम्न जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ का समाज कई वर्गों में बटा होता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और सभी में विषमता पाई जाती है, जिस कारण जो लोग होते हैं वो बट जाते हैं। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी ये बट जाते हैं। तो सामाजिक विषमता भी एक इनकी बहुत बड़ी समस्या है। चौथी समस्या है विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय का कम होना। देखो, इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा कम होती है। विकसित राष्ट्रों में तो हर किसी की आय बहुत अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है, जबकि विकासशील राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीब हैं,
इतनी कम उनकी आय होती है कि वो किसी तरह से बस अपना पेट पाल लेते हैं। मतलब अपनी जो ज़रूरत से ज़रूरत आवश्यकता होती है उनको भी पूरा वो नहीं कर पाते, जबकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। बाकी और ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो पाती, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है विकासशील राष्ट्रों में। जबकि विकसित राष्ट्रों में आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक होती है कि हर किसी के पास अच्छा से अच्छा मकान, अच्छी से अच्छी गाड़ी, बंगला, सब कुछ होता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग इतना उनके पास पैसा होता है कि वो जो चीज़ चाहें, जितनी भी महंगी चाहें, वो खरीद सकते हैं। उनकी आय इतनी अधिक होती है। तो जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। अब देखिए, इन राष्ट्रों की जो 5वीं समस्या है वो है गरीबी और अशिक्षा। देखो, इन देशों में अभी भी गरीबी होती है और अशिक्षा, मतलब आप देखेंगे कि बहुत अधिक गरीबी भी देखने को मिलती है और इलिटरेट लोग भी देखने को मिलते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। अभी भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को महत्व नहीं देते। तो इन सब चीज़ों का मतलब शिक्षा का भी अभाव पाया जाता है, गरीबी भी होती है, लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। छठी समस्या है तकनीक का अभाव। आप देखेंगे विकासशील देशों में तकनीक का भी बहुत अभाव है। आप देखिए, जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भी इन चीज़ों में ये बहुत पिछड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना बहुत तेज़ी से विकास किया। तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने अपना बहुत विकास किया और रूस ने इसकी बहुत सहायता की तकनीकी। उसके अलावा अलग अलग तकनीकें अमेरिका, जापान, विभिन्न देशों से मंगा करके भारत ने अपना तकनीकी विकास किया और अब बहुत आगे भी बढ़ चुका है। 8वीं समस्या है बेरोजगारी की समस्या। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं विश्व में विकासशील जो राष्ट्र होते हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती है। जनसंख्या का आप समझ लीजिए कि आधा भाग तो बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं होती, काम नहीं होता, बेरोजगारी होती है। जब बेरोजगारी होगी तो आवश्यकता वाली चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो विकासशील राष्ट्रों की, विकासशील विश्व में राष्ट्रों की ये भी समस्याएं हैं। 8वीं समस्याएं होती है विकासशील राष्ट्रों की बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बुनियादी सुविधाओं में जैसे शिक्षा आ जाता है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं होते कि लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उसका अभाव होता है। अस्पतालों का अभाव होता है, मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते कि लोगों का अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए। यातायात के क्षेत्र में भी ये बहुत पिछड़ा होता है। आप देखेंगे अभी भी अफ्रीका वगैरह में इन सब चीज़ों का, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इन चीज़ों का भी अभाव है। रिक्शा आपको देखने को मिलेगा, वाहन बहुत छोटे आपको देखने को मिलेंगे। तो सड़कें विकसित नहीं रहती हैं, इन सब चीज़ों का भी अभाव देखने को मिलता है और उनका जो जीवन स्तर होता है वो बहुत निम्न होता है और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अभी ऐसा देखने को मिलता है। 9वीं विशेषता है प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव। देखो, जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत अधिक भी होती है और जनसंख्या अधिक होती है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से लोग प्रशिक्षित नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते और मानव शक्ति का भी अभाव होता है कि मतलब वो चीज़ों को सही तरीके से सोच नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों का भी अभाव देखने को मिलता है विकासशील राष्ट्रों में। तो ये सब उनकी समस्याएं हैं। तो विकासशील राष्ट्रों की जो समस्याएं हैं विश्व में, वो आप समझ गए होंगे कि जो भी राष्ट्र अभी तक विकासशील हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों की क्या भूमिका है कि विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है और उन्हें भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जा सकता है। तो उसके लिए जो राज्य की भूमिका है वो निम्नलिखित इस प्रकार है, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। देखो, राष्ट्र का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे और राष्ट्रीयता के विकास में जितने भी बाधक तत्व हैं उनको दूर करे। जैसे आप देखेंगे जातीय संघर्ष हमें समाज में देखने को मिलता है, सांप्रदायिकता संघर्ष मिलता है और क्षेत्रीय संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो राष्ट्र का दायित्व है और राज्य का ये दायित्व है कि इन तरह के जो संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं समाज में उन्हें दूर करे, ताकि नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। जब राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी तभी देश के जो लोग हैं, विकासशील देश के जो लोग हैं, वो एकता के सूत्र में बंधेंगे और जब एकता के सूत्र में बंधेंगे तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। राज्य की जो भूमिका है उसमें दूसरा पॉइंट है लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना। देखो, राज्य में रहने वाले सभी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना भी राज्य का एक दायित्व है। राज्य को विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए ताकि लोगों का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके।
तीसरी भूमिका है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तक के रूप में। देखो, राज्य की जो एक भूमिका है वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तक के रूप में भी है कि राज्य सामाजिक आर्थिक दोनों परिवर्तक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। अगर हम सामाजिक परिवर्तक के रूप में राज्य को देखें तो जैसे बाल विवाह जो हमें समाज में देखने को मिलता है, दहेज प्रथा, बाल श्रम, सती प्रथा आदि को राज्य के द्वारा समाप्त किया जाए और सामाजिक परिवर्तन लेकर आया जाए। तो इस तरह राज्य को हम सामाजिक परिवर्तक के रूप में भी देखते हैं। उसके अलावा आर्थिक परिवर्तक के रूप में देखा जाए तो राज्य का ये भी दायित्व है कि हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। राज्य का दायित्व है कि वो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करे, अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करे और लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करे जिससे लोग बेरोजगार न रहें। हर व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए, हर घर में रोजगार होना चाहिए ताकि किसी को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सोचना ना पड़े। उनके पास धन होना चाहिए ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना सकें, जिससे राष्ट्र का विकास किया जाए। राज्य की जो भूमिका है उसमें चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखना। देखो, विश्व में जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें चाहिए कि वो लोकतांत्रिक शासन को अपनाएं, लोकतंत्र के शासन को अपनाएं, संसदीय शासन होना चाहिए और वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। जनता की जब भागीदारी होगी तो राष्ट्र का विकास होना संभव हो जाता है और जनता की भागीदारी अगर निश्चित नहीं होगी तो विकास करना असंभव होता है। तो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं विश्व में उन्हें चाहिए कि वो लोकतांत्रिक शासन को अपनाएं और संसदीय कानून होना चाहिए, विकेंद्रीकरण शासन को अपनाएं। जैसे आप देखेंगे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब हमें देखने को मिलता है ताकि विकेंद्रीकरण शासन हो। नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिससे कि जनता एक्टिव हो सके। राजनीतिक चीज़ों में जनता को एक्टिव करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो जनता को राजनीतिक क्षेत्रों में एक्टिव हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतदान देने नहीं जाते, वोट देने नहीं जाते क्योंकि उन्हें अपना अधिकार नहीं पता मतदान को लेकर। तो जनता में जागरूकता लानी चाहिए राजनीतिक को लेते हुए भी, ताकि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक्टिव रहे। पांचवा पॉइंट है इसमें उद्योग धंधों की स्थापना करना चाहिए। राज्य का दायित्व है कि वो उद्योग धंधों की स्थापना करे ताकि अपने राष्ट्र का विकास किया जा सके। विकासशील विश्व में राज्य की जो छठी भूमिका है वो है संविधान के अनुरूप शासन होना चाहिए। मतलब जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना संविधान बनाएं और संविधान के अनुरूप शासन करें, मनमाना शासन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो सातवां पॉइंट है वो है राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करना। जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो अपने राष्ट्र में राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करे जिससे राष्ट्र का विकास किया जा सके। जैसे हमारे भारत में भारत सरकार समय समय पर अपने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है। ये सभी योजनाएं केंद्र राज्य या केंद्र और राज्य के बीच मिलकर भी हो सकती हैं जिससे कि राष्ट्र का विकास किया जाए। देखिए, आठवां पॉइंट है रक्षा संबंधी कार्य। राज्य की ये भी एक भूमिका है कि वो रक्षा संबंधी कार्य भी करता है। जैसे आप देखेंगे कि राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा सैनिकों को लगाया जाता है, सैनिकों का चयन किया जाता है। आप देखेंगे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी प्रकार की सेना होती है जो देश की रक्षा करती हैं। सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, हथियार, गोला बारूद सब कुछ दिए जाते हैं ताकि अपने राष्ट्र की अच्छे से रक्षा कर सकें। तो ये भी राज्य की एक भूमिका है। नौवां पॉइंट है विदेश नीति का निर्धारण करना। देखिए, विदेश नीति का मतलब है कि किसी देश की सरकार दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को कैसे संचालित करती है। जैसे विदेशी नीति होती है किसी देश के राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर आधारित होती है। तो जो राष्ट्र की सरकारें होती हैं वो विदेशी नीति का भी निर्धारण करती हैं कि कौन से देश के साथ संधि करनी है, कौन से देश के साथ कैसा समझौता करना है, व्यापारिक समझौता कैसे करना है ताकि अपने राष्ट्र का विकास किया जा सके। तो ये सब राज्य की भूमिका है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका, आई होप कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूनिट नंबर 4 भी आपका पूरा कंप्लीट होता है और आपका जो पूरा टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया और आपको ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।